हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी VT2 जिसका एग्ज़ामिनेशन फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन भी फरवरी से शुरू हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर अप कर रहे थे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कवर अप कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से लेकर और 27 मई 64 तक 1964 तक वह भारत के प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा समय तक कौन प्रधानमंत्री बना, तो जवाहरलाल नेहरू कितना 16 वर्ष 286 दिन 16 ईयर 286 डे रहे, मतलब लगभग 16.5 या 17.25 साल कहा जा सकता है वह भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बने रहे। अब है कि भारत के प्रधानमंत्री का चयन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो राष्ट्रपति अपने सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करता है और वह अनुच्छेद 74 के आधार पर करता है के अनुसार अपने कार्यों के संपादन के लिए या सलाह के लिए जो है ना एक मंत्री परिषद का गठन करता है और जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम पीएम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अब है कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है, वो भी प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत, और उसके प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों का भी वो नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के आधार पर, और राष्ट्रपति के कार्य का संपादन के लिए एक मंत्रिमंडल होता है जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है 74 के आधार पर। चलिए अगला जो है वो है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 60 के तहत दिलाते हैं। तो इसको याद रखने का, पूरा राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है उसको याद रखिए। कहिए पकानी कोका, ठीक है, दुयो पकानी कोका दुयो दसम। अब देखिए एक दिन और बताए थे, कितना वीडियो में बता चुके हैं, आप बताते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में उसका पूरा विवरण है। यह जो है राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। इनका जो राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, मुख्य प्रधान तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो औपचारिक प्रधान जो होते हैं वो अनुच्छेद 53 में वर्णित है, 52 में तो उनका पद है। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो अनुच्छेद 54 में उसका वर्णन है। और उसके बाद को से 55 में, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा या रीति जो है उसके बारे में वर्णन है। कार्यकाल जो है उसका वर्णन 56 में है जो कि 5 सालों का है। अब है कोका के बाद क्या है, तो पकानी कोका दुयो, ये जो दू है, दू जो है उससे दू से क्या है कि राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति दोबारा भी उनका कार्यकाल हो सकता है। यह अनुच्छेद 57 में वर्णित है। यो से क्या है कि योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, यह 58 में वर्णित है। मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ये 58 में है। अब योग्यता हो गया दुयो से दसम। द जो है कुछ दशाएं होती है, कंडीशन होता है क्या कि राष्ट्रपति बनने, जब आप भरने जाएंगे उसका नॉमिनेशन, तो उसमें आपको 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 रुपया की जमा राशि होनी चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। चलिए तो 10 हो गए कुछ दशाएं। 100 से शपथ ग्रहण, तो अभी पढ़े हैं कि शपथ ग्रहण जो है वह मुख्य न्यायाधीश जो है ना राष्ट्रपति को दिलाते हैं। किस अनुच्छेद से, तो 60 से अनुच्छेद। तो 10 से कुछ दशाएं हैं, 100 से शपथ ग्रहण है, और म से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 से लगता है, तो म से महाभियोग हो गया। तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो 52 से 61 तक है, उसको याद रखने का ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो
क्रिकेट से संबंधित जो भी ट्रॉफी है उसको याद रखने का 2 ट्रिक है। एक है नादिर शाह, नादिर शाह। एक अगला स्लाइड में क्वेश्चन दिए हैं उससे क्लियर होगा। तो नादिर से क्या, पहला ही है नायडू, नायडू ट्रॉफी। ए से क्या है, ए से एसेज है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, अभी हुआ है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा है। डी से दिलीप ट्रॉफी होता है, देवगा ट्रॉफी होता है। आई से क्या होता है, आई से आपको हो जाता है, आई से होता है ईरानी ट्रॉफी। क्या होता है, ईरानी ट्रॉफी, तो यहीं पर है ईरानी ट्रॉफी, आई से आ गया। ठीक है, आर से क्या होता है सो भी जान लीजिए। आर से जो है वो रणजी ट्रॉफी होता है जो और स्टेट लेवल पे होता है। और सा से SAH शाहजहाँ, शारजाह ट्रॉफी ट्रॉफी होता है। कहाँ, ये शारजाह ट्रॉफी होता है यूनाइटेड UAE में, UAE में, यूनाइटेड अरब इमारात में शारजाह स्टेडियम है वहीं, तो इसी के नाम पर बनाया गया शारजाह ट्रॉफी होता है। तो क्रिकेट के लिए नादिर शाह याद रखिए। अगले स्लाइड में एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें एक और ट्रिक बताएंगे। चलिए, द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय मैसूर युद्ध जो है वह जो है ना आपको 1780 से 84 हुआ। इसके समय में वारेन हेस्टिंग्स था, और वारेन हेस्टिंग्स जो है उसका कार्यकाल जो था 1774 से लेकर के 1785 तक था। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बार बार पूछता है कितना, 1784 से 75 तक था। इसके समय में इसने एक चीज़ लाया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। उसके बाद जो है ना पूछता है कि द्वितीय जो ये मैसूर युद्ध है, ठीक है, इसको ये कौन से संधि पर बंद हुआ, तो मंगलोर की संधि पर, मंगलोर की संधि पर ये जो है युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय में वारेन हेस्टिंग्स की बात हुई तो एक और कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक और युद्ध हुआ, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जो कि आंग्ल और मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ। और इसमें भी एक संधि पर रुकाई है, सवाई की संधि से, सलवाई की संधि से, सलवाई की संधि से जो है आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। और दोनों ये आंग्ल मराठा और द्वितीय आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मराठा और द्वितीय मैसूर युद्ध जो है ये दोनों वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ है। मैसूर युद्ध जो है वो मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ, वहीं पर जो है ना आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम जो है वो सलवाई की संधि पर समाप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि CK नायडू किस खेल से संबंधित था। अभी पढ़े हैं एक नादिर शाह, एक ट्रिक उसमें ही पहला ही था N से नायडू ट्रॉफी, ठीक है, नायडू कप जो भी ट्रॉफी, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक और ट्रिक जान लीजिए उसका, यह है कि दीवार के हीरो आइए ना। डी से दिलीप ट्रॉफी हो गया, वा से विल्स कप या वर्ल्ड कप भी होता है, र से अभी पढ़े हैं रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। के से हो गया कूच बिहार कप, ही से हीरो कप होता है, और रो से रोहिंगटन ट्रॉफी भी होता है। आई से क्या हो गया, आ से हो गया ICC चैम्पियन ट्रॉफी होता है, ठीक है। ई से अभी पढ़े हैं ईरानी ट्रॉफी हो गया, और ए से एसेज हो गया, और ना से क्या हो गया नायडू कप। तो अभी यहाँ नायडू भी आ गया, नादिर साहब में पहले ही एन था, तो और यहाँ भी आ गया कि दीवार के हीरो आइए ना, दोनों में से कोई भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब कि भारत के स्थानीय सुशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन जो है वह 1880 से 1884 तक कार्यकाल था इनका। इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि ये भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को मिली। क्यों मिली, इससे पहले जो थे लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड लिटन साहब थे। लिटन साहब जो है 1876 से लेकर 1880 तक था। ये जो है क्या किए कि इन्होंने वर्नाकुलर एक्ट लागू कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तो फिर जो है ना लिटन आए, जब चले गए तो लिटन के बाद रिपन आया, रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद इनके समय में एक नियमित जनगणना हुई 1881 में। इससे पहले प्रथम जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था, और उसको नियमित करना शुरू किया लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम नियमित जनगणना हुआ 10 साल बाद अब
हर वर्ष जनगणना होता है, हर 10 वर्ष बाद जनगणना होता है। तो शुरुआत नियमित जनगणना का किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। वही पूछेगा प्रथम जनगणना कब हुआ? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। चलिए, अब उसके बाद जो है एक चीज़ और आया कि लॉर्ड रिटन के समय में इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। कौन? इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की, जो गुप्त वंश थे। तो गुप्त वंश को पूरा याद करते हैं। गुप्त वंश का स्थापना 240 ईस्वी में हुआ। पहला जो शासक थे वो 240 से 280 तक रहे, कुमारगुप्त। 40 साल कुमारगुप्त रहे और 280 से लेकर के 320 तक घटोत्कच थे। घटोत्कच के बाद जो आए वो चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो क्या है? 320 से लेकर के 315 तक 35 तक रहे। 15 साल चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य रहा। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है कि वो 335 से लेकर 380 तक 35 वर्ष राज किए। ठीक है, उसके बाद आया समुद्रगुप्त के बाद फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो उनका कार्यकाल जो है 320 से 335 तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो 380 से लेकर 415 तक रहे और इन्हीं के समय में चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है, अब उसके बाद गुप्त के बाद आया कुमारगुप्त साहब आए। तो इन्होंने 415 से लेकर के 415 से ये 454 तक रहे। 454 तक रहे और इनके कार्य में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और कुमारगुप्त के बाद भी आए हैं स्कंदगुप्त आए हैं। स्कंदगुप्त जो है 455 से लेकर 467 तक रहे। ठीक है, और इन्होंने ही गिरनार पर्वत पर स्थित स्कंदगुप्त जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, और पूछता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम गुप्त शासक है। तो लोधी वंश के संस्थापक से पहले हम लोग पढ़ लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो कुमारगुप्त। उनका कार्यकाल कब से कब था? 415 से लेकर 400 आप पढ़े हैं कि 415 से लेकर के ये जो है 454 तक रहा। 454 से 467 तक रहा। उसके बाद स्कंदगुप्त जिनके समय में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ। उसके बाद अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त, याद रखिए। उसके बाद पूछता है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। तो सबसे पहले 2 ट्रिक याद रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का क्रम। दिल्ली सल्तनत, तो पहले दिल्ली सल्तनत में कौन पहले आया? वंश याद रखिए। तो वंश याद रखने के लिए याद रखिए गुल खिले तो सांस लो। ये गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सांस से सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो ये फिक्स हो गया कि गुलाम वंश पहले आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी आया 1290 से 1320 था। 1320 से तुगलक साहब आ गए। 1320 से तुगलक आया। तो 1320 से इनका कार्यकाल तुगलक वंश का जो 1398 तक था। और फिर उसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश जो है वह कब आया? 1414 से लेकर के और 1451 तक। और फिर 1451 के बाद लोधी वंश आया और 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश राज किया। और इन्हीं वंश से इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर की लड़ाई हुई और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत का पूरा यही ख़त्म हो गया और दिल्ली सल्तनत समाप्त होकर के वहाँ से मुग़ल सल्तनत का शुरुआत हो गया। ठीक है, तो अब है कि लोधी वंश का संस्थापक जो है, पहले तो ये पढ़ लिए कि कौन कौन वंश है, कार्यकाल कितना है। अब चलिए गुलाम वंश के संस्थापक, मतलब इसको याद रखने का ये तो हो गया गुल खिली से सांस ले सारा दिल्ली सल्तनत का जो वंश है वो। अब है उसका क्रम में जो है कौन कौन कब बना उसका नहीं, कौन उसका संस्थापक था, संस्थापक का क्रम याद रखने के लिए है। कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया,
क्या हुआ, कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया आया। अब देखिए, क से कबूतर, तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो कबूतर से हो गया। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, तो ये हो गया जल से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। अब जो है तो से तुगलक वंश हो गया, जिसका जो है संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, तो गया से हो गया। अब सैयद वंश के संस्थापक जो थे, कबूतर जल गया तो, ठीक है, तो अब क्या है कि कबूतर जल गया तो अब सैयद वंश के संस्थापक जो है, तो सांस लो, तो यहाँ पर है कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया, तो खीर जो है वो सैयद वंश के लिए आया। खिज्र खां, कौन, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। और से फिर साइलेंट है यहाँ पर तो साइलेंट है, तो ये दोनों जो है, कबूतर जल गया तो खीर से सांस लो में खीर जो है वो सैयद वंश के लिए है, तो खिज्र खां हो गया। अब बहलाया से लोदी वंश का हो गया, बहलोल लोदी। तो आपको सारा बता दिए कि गुल खीर, तो सांस लो से हो गया कि गुलाम वंश का, सॉरी मतलब दिल्ली सल्तनत का सीरियल ही हो गया। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। अब उसके संस्थापक को याद रखने के लिए है कि कबूतर जल गया तो खीर से बहलाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज तुगलक हो गया इसका, खिलजी का, तो उसे तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हो गया। उसके बाद सैयद का क्या हो गया, खिज्र खां हो गया सैयद वंश का। लोदी वंश का बहलोल लोदी हो गया। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती। तो यूपी में जितना भी है शहर में वो उसको याद रखिए कि कहाँ है। आगरा यमुना नदी पे है। कानपुर गंगा नदी पे है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पे स्थित है। उसके बाद बनारस तो गंगा नदी पर है। ठीक है। उसके बाद आप याद रखिए कि यहाँ पर कि हरिद्वार वैसे उत्तराखंड में है, लेकिन हरिद्वार भी याद रखिए, हरिद्वार, पटना, भागलपुर ये सब जो है गंगा में है। ठीक है। तो बनारस और कानपुर तो गंगा में है। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम पे है। अयोध्या जो है सरयुग नदी पे है। आगरा जो है यमुना नदी पे है। अब है कि आगरा की विश्व धरोहर ताजमहल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जो धरोहर स्थल है उसमें एक ताजमहल है, दूसरा क्या है, दूसरा है आगरा का किला है, और तीसरा जो है फतेहपुर सीकरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और इनके समय में भारत 3 ओलंपिक में भाग लिया और तीनों में गोल्ड मेडल मिला। 1928, 1932 और 1936 तीनों बार जो है वह ओलंपिक में भाग लिए, और ओलंपिक में भाग लिए तो तीनों बार भारत को जो है ना गोल्ड मेडल मिला है। इसीलिए भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार है, पहले उसका नाम जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब उनका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही इस खेल को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो क्या है, इनके जन्मदिन पर जो है ना खेल दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्मदिन जो है वह 29 अगस्त को है। तो हर वर्ष हमारे देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब है कि इन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और 1956 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अब है कि HCl का रासायनिक नाम क्या है। HCl का रासायनिक नाम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। तो आइए और कुछ का पढ़ लेते हैं। जैसे अगर NaCl का रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब कहता है कि बाई और सोडियम कार्बोनेट दोनों का यूज कहाँ है, तो सोडियम कार्बोनेट में अगर जो है ना Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल H2O लगा दे
तो इसको जो है इसका उपयोग हम लोग धोबन सोडा के रूप में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल जल लगा दें तो धोबन सोडा हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग जो है ना बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं। उसके बाद जो है ना अगला क्वेश्चन जो है वह पढ़ते हैं। सॉरी, इसी का डिटेल और भी जान लेते हैं। कुछ और पूछता है, जैसे आपको पूछता है बार बार विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो है उसका सूत्र जो है CaOCl, इसको घेर दीजिए, और Cl, कहीं कहीं CaOCl2 भी लिखा रहता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया ये। उसके बाद जो है ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब अकेले रहेगा तो उसको सोडा एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडा एस बोलेंगे। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग CaOH2 लिखते हैं, और इसको जो है यह चूने का पानी का सूत्र है। क्या है? चूने के पानी का सूत्र है। उसके अलावा भी कुछ जान लीजिए कि जैसे जिप्सम, एक और वीडियो में बताए थे, एक स्पेशल इसी पर केमिकल रिएक्शन के व्यापारिक नाम, उसका जो है ना व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम जो के लिए एक वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको आप देख सकते हैं। चलिए फिर भी बताते हैं, जिप्सम के बारे में बार बार पढ़ते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल H2O अगर लगा हो तो उसको जिप्सम कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल H2O अगर लगा हो, अब उसी में कैल्शियम सल्फेट में से 2 H2O नहीं, हाफ H2O अगर लगा हो तो इसको हम लोग इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। और इसको जो है जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल H2O रहता है, और जब हाफ मॉलिक्यूल H2O रहेगा उसको हम लोग जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लिखे हैं CaCO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चूने का पत्थर कहते हैं। लाफिंग गैस बार बार पूछता है, नाइट्रस ऑक्साइड को तो N2O लाइफिंग गैस होता है। उसके बाद कभी कभी लाल सिंदूर पूछता है तो Pb3O4, इसको कहते हैं लेड पर ऑक्साइड। उसका लिथार्ज भी पूछता है तो लिथार्ज का सूत्र होता है PbO, लेड ऑक्साइड। उसका वाटर गैस भी कभी कभी पूछता है तो क्या होता है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो वाटर गैस बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CO+H2। इस दोनों को मिला दें, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो जल गैस बनता है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी आपके जान पहचान के लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। तभी तो जा कर के किसी न किसी को यह वीडियो यूजफुल साबित होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।